डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एसएसटी में जो पांचवा पार्ट है और फोर्थ हेडिंग है क्लास 10th की एसएसटी का जो हिस्ट्री है उसमें जो लिबरल उदारवादी आंदोलन थे, मूवमेंट थे और कंजर्वेटिव जो ताकतें थी वो जो है पुरानी व्यवस्था को बहाल वो लोग नहीं कर पाए थे। और यूरोप में जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट होता है किस प्रकार होता है और जो स्टेट नेशंस की धारणा है वो कैसे प्रबल होती है, साथ ही साथ जो कंट्रीज हैं कैसे अस्तित्व में आते हैं, कैसे उनका यूनिफिकेशन होता है यूरोप में, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 4 पार्ट्स ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल में डाल दिए गए हैं उसको आप पीछे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पार्ट को, जिसमें फोर्थ हेडिंग है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी और इटली जो देश हैं उनका निर्माण कैसे होता है। 4.1 से स्टार्ट करते हैं। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, मतलब क्या सेना आर्मी जो है एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, निर्माता हो सकती है, ये मतलब इसका। आफ्टर 1840 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। 48 के बाद 1848 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद और डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन क्रांति से जो है जनतंत्र का, डेमोक्रेसी का, राष्ट्रवाद का जो है क्रांति और जनतंत्र से या डेमोक्रेसी से एसोसिएशन मीन्स एक होने लगा। मूव्ड अवे फ्रॉम मीन्स अलग होने लगा। जो इसका एसोसिएशन था डेमोक्रेसी, रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म का, मूव्ड अवे मीन्स इससे अलग होने लगा नेशनलिज्म। Nationalist sentiments were often mobilized by the conservative for promoting state powers and achieving political domination over Europe. अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, राष्ट्रवादी भावनाएं थी, उनका इस्तेमाल किस लिए किया गया? जो कंजर्वेटिव थे स्टेट पावर को जो है राजनीतिक प्रभुत्व को हासिल करने के लिए कंजर्वेटिव के द्वारा पॉलिटिकल डोमिनेंस करने के लिए इन राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल कंजर्वेटिव के द्वारा किया गया। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। इस प्रोसेस को जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखा जा सकता है, जिससे जर्मनी और इटली एक होकर, यूनिफाइड मीन्स एक होकर नेशन स्टेट राज्य राष्ट्र बने हैं। As you have seen, nationalist feeling was widespread among middle class Germans. आपने देखा कि कैसे जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं वो मध्यवर्गीय के जर्मन में काफ़ी व्याप्त हुई, वाइड स्प्रेड मीन्स व्याप्त हुई मिडिल क्लास के लोगों में, who in 1848 tried to unite the different region of German confederation into a nation state government by an elected parliament. अब जो उन्होंने 1848 में जर्मन कॉन्फेडरेशन, जर्मन महासंघ के अनेक जो इलाके थे, अलग अलग डिफरेंट रीजन थे, इलाके थे, उनको जोड़कर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट को बनाने का प्रयास किया। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशनल बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय कॉम्बाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की। अब इससे क्या हुआ देखो, राष्ट्र निर्माण का जो लिबरल उदारवादी जो पहल थी, इस पहल ने क्या किया, मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर कॉल्ड जंकर्स ऑफ पर्सिया। राजशाही जो फौज थी उस की ताकत ने मिलकर उसको दबा दिया। किसको? जो राष्ट्र निर्माण की पहल थी उदारवादियों की। उसके बाद जो पर्शिया के जो बड़े जंकर्स का मतलब थे लैंड ओनर्स, भूस्वामी जो थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। फ्रॉम देन ऑन पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ अ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद पर्शिया ने जो नेशनल यूनिफिकेशन के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, इसका जो प्रमुख मंत्री था उसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क, was the architect
Architect of this process carried out with the help of the Persian army and bureaucracy. और इस प्रक्रिया का जनक था उसने जो पर्शिया की जो सेना थी उसकी मदद ली थी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही का भी उसने इस्तेमाल किया था, उसकी भी मदद ली थी। 3 was over 7 year with Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification. अब देखो इसमें क्या हुआ, 7 साल में 3 वॉर्स हुए, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इन तीनों वॉर्स में पर्शिया को जीत मिली और जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस है वो भी पूरी हुई। In January 1871, Persian King William I was proclaimed German Emperor in a ceremony held at Versailles. अब 1871 में जो वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई में एक संधि पहले भी हुई थी, नहीं वो वियना में हुई थी। वर्साई की संधि इसमें हुई थी जब ऑटोमन एम्पायर के दौरान एक समारोह में पर्सा का जो राजा जो विलियम फर्स्ट था उसको जर्मनी का सम्राट राजा यहाँ पर बनाया गया। ऑन बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 an assembly comprised the princes of German state, representative of the army, important Persian minister including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unhinted hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया। अब देखो 18 जनवरी की बात है 71 की, सुबह बहुत कोल्ड थी। जर्मन के जो राज्य के इम्पोर्टेंट जो राजकुमार थे उस राजकुमार के साथ सेना के जो रिप्रेजेंटेटिव आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे और प्रमुख जो मंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क समेत बहुत सारे मंत्री वर्साई के एक कोल्ड ठंडे महल में, शीश महल में जो है हॉल ऑफ मिरर्स का मतलब शीश महल में बैठे हुए थे। और उस सभा में जो पर्सा के काइजर विलियम फर्स्ट थे उसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की वहाँ पर घोषणा की गई। द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मन हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर्स। अब जर्मनी में जो नेशनल बिल्डिंग है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, पर्शिया जो राज्य था उसकी शक्ति के डोमिनेंस को दिखाता है। उसने उसका प्रभुत्व था जर्मनी में। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। अब जो नया स्टेट है, नया राज्य जर्मनी की जो करेंसी है, बैंकिंग सिस्टम है, मुद्रा बैंकिंग सिस्टम, कानून और जो जस्टिस न्यायिक व्यवस्थाएं हैं उसके आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन पर बहुत जोर उसने दिया। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकेम मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। और उसकी जो द्वारा उठाए गए जो कदम हैं पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस और जो कार्रवाई हैं वो जर्मनी के लिए अक्सर एक अवसर और ऑफन मीन्स अक्सर एक मॉडल बना। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है प्रोक्लेमेशन। यहाँ पर वर्साई में जो हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राज्य की घोषणा हुई, अंतान वॉन वर्नर की ये कीर्ति है उसके बारे में दिखाया गया है। इसमें जो है काइजर पर्शियन जो आर्मी है उनके मुख्य जो कमांडर हैं और जनरल वॉन रून खड़े वहाँ पर हैं, उनके पास में है बिस्मार्क। और इसको जो है 1885 में जो 70वां जन्मदिन था, बर्थडे था, उस दिन इस चित्रकार ने इस पिक्चर को भेंट किया था, किसको, बिस्मार्क को। और यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है पर्शिया जो 1886 से पहले था, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा साम्राज्य इसके पास था। और ऑस्ट्रो जो पर्सा वॉर हुआ 1886 में, उसके बाद की सिचुएशन, और जर्मनी का जो महासंघ था वहाँ से बेदखल करके एक्सक्लूडेड करके जो सिचुएशन 1867 में आई। उसके बाद साउथ स्टेट्स जोइनिंग पर्शिया
साउथ स्टेट्स जो दक्षिणी राज्य थे जर्मनी में शामिल हुए और पर्शिया के युद्ध में फ्रांस और पर्शिया का जो वॉर हुआ लास्ट में 1871 में, वो ये वाला पार्ट उनने जीता था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम इटली यूनिफाई, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड लॉन्ग history of political fragmentation. Italian was scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire। अब देखो 19th सेंचुरी में जो है इटली अनेक राज्यों में वहाँ पर बटा हुआ था। जर्मनी की तरह राजनीतिक फ्रेगमेंटेशन, विखंडन जो है वहाँ पर एक लंबा इतिहास है इटली का। इटली के जो वंशानुगत जो राज्य थे, डायनेस्टिक स्टेट, वंशानुगत जो राज्य थे और जो मल्टी नेशंस हैब्सबर्ग एम्पायर था वो जो है बिखरा हुआ था। During the middle of 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। 19th century में इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से एक केवल सर्डिनिया पीडमंट करके इटली के जो राजघराना था प्रिंसली हाउस, उसका शासन वहाँ पर था। The north was under Austrian Habsburg, the center was ruled by the Pope, and southern region under the domination of the Bourbon kings of Spain। और नॉर्थन वाले जो पार्ट, उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अंडर गुलाम था और जो मिडिल वाला एरिया था वहाँ पे पोप का शासन चलता था। साउथ वाले एरिया में स्पेन के जो बूर्बो राजा था उसके अधीन था ये वाला एरिया। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। अब जो इटालियन लैंग्वेज थी, भाषा थी, उसने जो है साझा रूप वहाँ पे शामिल नहीं किया था, कॉमन फॉर्म नहीं था इटालियन लैंग्वेज का, और अनेक क्षेत्रों में उसके जो स्थानीय रूप थे वो वहाँ पर मौजूद थे। अब देखो, ड्यूरिंग 1830 Giuseppe Mazzini has sought to put together a coherent program for a यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। 1830 के दशक में जो जूसेपे मेजिनी था उसने एकीकृत इटली, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक गणराज्य, एकीकृत इटली जो गणराज्य है उसके लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश उसने की। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals। उसने जो है एक अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए एक सेक्रेट सोसाइटी, गुप्त संगठन वहाँ पर बनाया। डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स मीन्स अपने जो गोल्स हैं, कार्यक्रम, लक्ष्य हैं, उसके प्रसार के लिए ये सेक्रेट सोसाइटी बनाता है जिसेपे मेजिनी। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 48 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through wars। अब इसके बाद देखो 31 से 48 तक रिवोल्यूशनरी जो विद्रोह हुए उसमें जो है सक्सेस इनको नहीं मिल पाई। असफलता के कारण जो इटालियन स्टेट थे उनको जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डिनिया पीडमंट के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल सेगिन पर आ गई। In the eyes of the ruling elite of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। और इस क्षेत्र की जो रूलिंग एलाइट्स, शासक थे, जो अभिजात वर्ग के थे, मीन्स जो रिच वर्ग के थे, उनकी नज़रों में इटली, एकीकृत इटली जो है आर्थिक विकास, और उनको ये लगता था कि इटली का एकीकरण हो जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेंस से प्रभुत्व की संभावनाएं रहेगी।
एक कैरिकेचर यहाँ पर दिया है ओटो वन बिस्मार्क का, जिसमें जो है जर्मन के राइख स्टैक्स संसद का नाम है, और 5 मार्च को ये ओटो वन बिस्मार्क का कैरिकेचर हास्य व्यंग यहाँ पर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर कवर, चीफ मिनिस्टर कवर से हम स्टार्ट करेंगे फिर से। Who led the movement to unify the region of Italy was neither a revolutionary nor a democrat। अब वो जो चीफ मिनिस्टर था यहाँ पर कवर, उसने इटली का जो एकीकरण है, यूनिफाई है, वो करने की कोशिश की, एकीकृत करने का आंदोलन का नेतृत्व किया। वो न रेवोल्यूशनरी था और न ही डेमोक्रेट मीन्स जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। Like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did elite। अब एक क्रांतिकारी भी नहीं था, जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। जो इटालियन एलाइट्स थे उनके तमाम जो रिच लोग, अमीर लोग थे और एजुकेटेड सदस्यों की तरह वो इटालियन जो भाषा थी उससे कहीं अच्छी तरह से वो फ्रेंच बोलता था। थ्रू द टैक्टफुल diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian force in 1859। अब फ्रांस से जो सर्डिनिया पीडमंट की एक जो है संधि हुई, वहाँ पर डिप्लोमेटिक अलायंस, एक बहुत तरह से कूटनीतिक संधि वहाँ पर होती है जिसके पीछे कवूर का हाथ था। वे जो है सर्डिनिया पीडमंट में 1859 में ऑस्ट्रियाई जो लोग थे, जो फोर्स थी, उनको हरा पाने में सक्सेस हुआ, उनको हरा दिया उसने। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। अब जो सैनिक थे, आर्म्ड वॉलेंटियर्स स्वैच्छिक सैनिक थे, उनके अलावा जूसेपी गरीबाल्डी, देखो एक नया नेतृत्व उभर के आया। गरीबाल्डी के नेतृत्व में बहुत सारे संख्या में जो स्वयंसेवक थे, वॉलेंटियर्स थे, उनने युद्ध में हिस्सा लिया। जो इन द फ्रेमिश युद्ध में हिस्सा लिया। इन 1860 they marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeeded winning the support of local peasants in order to drive out Spanish rulers। अब 1860 में वो साउथ इटली के जो 2 सिलिसी के राज्य थे उसमें प्रवेश किया और स्पेनी जो राज्य वहाँ पर चलता था उनको हटाने के लिए उनको लोकल जो पीजेंट थे उनका समर्थन भी वहाँ पर मिलता है। इन 1861 विक्टर एमेनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब 1861 में इमैनुअल सेकंड को इटली का राजा वहाँ पर घोषित किया गया। In 1861, however, much of Italian population, among whose rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। अब इटली के जो अधिकांश हिस्से थे जिसमें जो है इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, मीन्स निरक्षरता, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अभी भी उदारवादी लिबरल नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी जो आइडियोलॉजी थी उससे वो लोग अनजान थे। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गरीबाल्डी इन साउथर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया। अब जो पीजेंट मास था साउथ में, आम किसानों ने जो है गरीबाल्डी को वहाँ पर समर्थन किया था, जिन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना भी नहीं था, एंड बिलीव्ड दैट ला टेलिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। और वो मानते थे कि ला टेलिया विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, पत्नी है। नेक्स्ट पार्ट्स, इटली स्टेट बिफोर यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन से पहले इटली कुछ इस प्रकार का था, अलग अलग राज्यों में जो है यहाँ पर बांटा हुआ था ये, और 1858 की ये बात है। उसके बाद जब आफ्टर यूनिफिकेशन, जब यूनिफिकेशन हो गया तो इस प्रकार से बना, कौन से ईयर में कौन सा
स्टेट जो है इटली में मिला। ये यहाँ पर डेट ईयर्स दिया है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब देखो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन में क्या क्या हुआ। द मॉडल ऑफ नेशंस और नेशन स्टेट सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। अब जो ग्रेट ब्रिटेन था, कुछ विद्वानों का तर्क है कि नेशंस या नेशन स्टेट का मॉडल आदर्श ग्रेट ब्रिटेन का दिया हुआ है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट was not a result of sudden upheaval और रिवोल्यूशन। ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य है, नेशनल स्टेट है, उसका निर्माण अचानक नहीं हुआ। अचानक हुआ, उसके लिए कोई उथल पुथल अपहीवल या कोई रेवोल्यूशन वहाँ पर नहीं होती है। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, मतलब एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का ये रिजल्ट था ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशंस पीरियर टू द 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटेन एक राष्ट्र के रूप में नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वॉज एथनिक वंस। अब जो ब्रिटेनी जो आइसलैंड द्वीप समूह में रहने वाले लोग थे वो कौन थे, सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। अंग्रेज लोग थे वेल्स वाले पार्ट में, स्कॉटलैंड वाले पार्ट में जो रहते थे, और आयरिश आयरलैंड वाले पार्ट में रहते थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। अब सबका अपना जो है एथनिक ग्रुप, जाति समूह था, अपनी संस्कृति थी और राजनीतिक परंपराएं उनकी थी। But English nation steadily grew in wealth, importance and power. It was able to extend its influence over the other nations of Ireland. लेकिन जैसे जैसे जो ब्रिटिश नेशन था, इंग्लिश नेशन था, उनके पास धन दौलत और पावर में, इम्पोर्टेंस में उनकी वृद्धि हुई, तो वो जो द्वीप समूह के अन्य नेशंस थे उन पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हुआ ब्रिटेन। English nations. The English Parliament which has seized power from the monarchy in 1688, ये बहुत important डेट है, जहाँ पे क्या हुआ था, एट द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ लंबे संघर्ष और टकराव के बाद ब्रिटिश इंग्लिश संसद ने जो है 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। was the instrument through which a nation state which England at its center came to be forged। और संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का यहाँ पर निर्माण हुआ था, जिसका जो केंद्र था वो इंग्लैंड में था। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन। अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था। ये एक्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये इसका गठन यहाँ पे किया गया था। इन effect that England was able to impose its influence on Scotland। इससे जो है स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड ने अपना प्रभुत्व जमा पाया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its इंग्लिश मेंबर्स। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने जो है अंग्रेजी सदस्यों का, इंग्लिश मेंबर्स का दबदबा, डोमिनेशन वहाँ पर रहा। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वॉज सिस्टमेटिकली सरप्रेस्ड। अब देखो सिस्टमेटिकली सरप्रेस्ड का मतलब है योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। किसको? ब्रिटेन की पहचान बनाने के लिए स्कॉटलैंड की जो खास कल्चर था और राजनीतिक जो संस्थान थे उनको दबा दिया गया। द कैथोलिक क्लैंस का मतलब है जो कैथोलिक को मानते हैं ईसाई लोग, एंड दैट इनहेबिटेड स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। जो स्कॉटिश हाईलैंड के लोग वहाँ रहते हैं, जिनके जो
कैथोलिक क्लैंस वाले लोग थे, जब भी उन्हें आज़ादी व्यक्त करने का प्रयास किया उनको जो है दमन का टेरिबल रिप्रेशन, भयानक दमन का सामना उनको करना पड़ा। द स्कॉटिश आइलैंड were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress. A large number of forcibly driven out their homeland. स्कॉटिश आइलैंड को अपनी जो गैलिक लैंग्वेज थी, भाषा थी, उसको बोलना या नेशनल ड्रेस पहनने के लिए मना कर दिया गया। उनमें से बहुत सारे लोग अपना जो देश थे वो छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। अब आयरलैंड में क्या हुआ देखो। इट वॉज अ कंट्री, आयरलैंड भी एक कंट्री था, डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यहाँ पर भी डिवीजन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो दो धार्मिक गुट थे उसमें वो बटा हुआ था। द इंग्लिश हेल्प्ड प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब जो अंग्रेज लोग थे उनने आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो बहुसंख्यक लोग थे उनको सहायता की, ताकि जो कैथोलिक देश है उस पर अपना प्रभुत्व जमा सके। कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनियंस वर सप्रेस्ड। अब जो ब्रिटेन के प्रभाव वाले लोग थे के विरुद्ध कैथोलिक ने विद्रोह तो किया, लेकिन उनको जो है उस विद्रोह को सप्रेस्ड मीन्स कुचल